यह कहानी दुनिया भर में हो रही कई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने वाले कई सिस्टम विंडोज से शुरू होती है। तट पर मछुआरों को एक विशाल अबलोनी मिला जो इतना बड़ा था कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं सकते थे, और संदेह था कि यह परमाणु वेस्ट वाटर के कारण हुआ एक म्यूटेशन था। एक टूरिस्ट जगह में एक प्राचीन पेड़ के जंगली रूप से बढ़ने और उसकी जड़ों के कई किलोमीटर तक फैलने की भी जानकारी थी, और एक संभावित असामान्य अर्थ पल्स के कारण जमीन में दरारें पड़ रही थीं। नोटिफिकेशन में आकाश से विशाल लताओं के गिरने की खबर थी जो परियों की कहानियों को सच कर रही थीं, और यह भी बताया गया कि कई जगहों पर सबवे की पटरियां टूट गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग हताहत हुए थे। किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह सब सनसनीखेज हेडलाइंस के अलावा और कुछ नहीं था। ये कुछ साल पहले की ज़ॉम्बी बाइट की झूठी चेतावनी से बहुत अलग नहीं था। कई छात्र स्कूल के सामने इकट्ठा थे, ये मानते हुए कि स्थानीय रूमर्स खबर से कहीं ज्यादा दिलचस्प थीं। अचानक उनका ध्यान पूरी तरह से एक शख्सियत की ओर गया। ये थी स्कूल की ब्यूटी, चू चिंगली। तुरंत भीड़ ने सोचा कि क्या वह आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। उनके अनुसार यह रिश्ता उसकी तरफ से दया का एक काम था। चू चिंगली को पहले ही चिंगचोंग यूनिवर्सिटी में स्वीकार कर लिया गया था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जगह नहीं बना पाया था। इस वजह से उनका भविष्य पूरी तरह से अलग स्तर पर था। चू चिंगली फांगी के पास आई और उसका ध्यान आकर्षित किया। फांगी कुछ उत्सुक होकर मुड़ा। एक शांत भाव के साथ उसने समझाया कि उसने इस बारे में सोचा था और उनका रिश्ता यथार्थवादी नहीं था। स्कूल के समय का प्यार हमेशा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां इंसान को यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उसके अनुसार एक साथ जीवन के लिए न केवल हिम्मत बल्कि अनुकूलता भी जरूरी थी। इन सब कारणों से यह सबसे अच्छा था कि वे सब कुछ खत्म कर दें। उसने तिरस्कार के साथ सोचा कि चाहे वह उसे वापस पाने की कितनी भी कोशिश करे, यह असंभव होगा। फांगी चुप रहा और यह देखकर लोगों ने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया की कमी इसलिए थी क्योंकि वह इतना शॉक में था कि वह कोलैप्स हो गया था या अपना दिमाग खो बैठा था। आखिरकार वह स्कूल की ब्यूटी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह घुटनों पर बैठ जाएगा, एक और मौका भीख मांगेगा। हालांकि उसे देखकर उन्होंने बस यह निष्कर्ष निकाला कि वह एक अमीर और सुंदर लड़की के लिए कोई मुकाबला नहीं था, एक मेंढक जो हंस को चाह रहा था। एक शांत नजर के साथ फांगी ने उससे ब्रेकअप करने के लिए सहमति दी, जिससे छू चिंगली और बाकी सब शॉक में आ गए, ये देखकर कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। हमारा लड़का उससे पीठ मोड़कर जाने का फैसला करता है। वह घबरा गई और उसे बुलाया। एक तीखी नजर के साथ फांगी मुड़ा और पूछा कि वह क्या चाहती थी। जब उसकी आंखों में गुस्सा था, उसने साफ कर दिया कि वह परवाह नहीं करती कि वह क्या सोच रहा था या वह कौन सी चालें चलेगा। वह उसके पास वापस नहीं जा रही थी और वह चाहती थी कि यह पूरी तरह से साफ हो जाए। फांगी उसे घूरने लगा और उससे कहा कि वह खुद की इतनी तारीफ न करे, उसे स्कूल की ब्यूटी कहा। यह सुनकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, जिससे वह शर्मा गई। फांगी के रवैये से बाकी सब शॉक में थे। फांगी को पता था कि चू चिंगली और बाकी सबको कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला था। उसे पता था कि समाज के मौजूदा नियम जैसे पैसा और शिक्षा जल्द ही राख में बदल जाएंगे। वे इस बात से अनजान थे कि वह एक भविष्य की आपदा से वापस लौटा था, इस समय में एक रीबॉर्न हुआ आदमी। इस वजह से उसके सामने की छू चिंगली उसके लिए सिर्फ एक दूसरे जीवन की एक दूर की अजनबी थी। फांगी स्कूल से चला गया। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। उसके लिए स्कूल की ब्यूटीज और रेप्यूटेशन अप्रासंगिक थे क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से रिकॉन्फिगर्ड होने वाला था। असली संकट एक था जो ब्लू स्टार पर पूरी मानवता पर मंडरा रहा था। यह सब पिछली रात शुरू हुआ था जब फांगी उठा और कुछ अजीब दरारों ने उसे भविष्य दिखाया, और फिर सिस्टम ने उसे सूचित किया कि एक ऑरा रिकवरी का पता चला था। इसका पूरा एक्टिवेशन 364 दिन 11 घंटे और 29 मिनट में होगा, और एक बार ऐसा होने पर दुनिया एक अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। फेंगी कुछ भ्रमित था। उसके सामने कई आकृतियां दिखाई दी और सिस्टम ने खुलासा किया कि समाज के नियम फिर से लिखे जाएंगे। कल्टीवेटर्स का युग आने वाला था और पावर नया स्टैंडर्ड बन जाएगी। हमारा लड़का कुछ उत्सुक महसूस कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि यह कौन था। फिर उसके सामने एक अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया जिसमें बताया गया कि यह ब्रह्मांड के कन्फाइन से आया था
और कॉस्मिक सीक्रेट्स के साथ एकीकृत शीर्ष स्तरीय एल्गोरिदम्स का उपयोग करता था। इसका कार्य होस्ट द्वारा छुए गए आध्यात्मिक मटेरियल्स के आधार पर कल्टीवेशन टेक्निक्स को स्वचालित रूप से उत्पन्न करना था, यह दिखाते हुए कि वर्तमान टेक्निक्स जीरो थीं। फांग यी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसका हाथ सिस्टम विंडो से गुजर गया। फिर एक शक्तिशाली राक्षस बाहर आया और गर्जना करने लगा। फांग यी लकवाग्रस्त हो गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। राक्षस के मुंह के अंदर एक लाश थी और सिस्टम ने खुलासा किया कि यह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसका अंत था, और साथ ही ब्लू स्टार पर अरबों लोगों का भाग्य भी था। फांग यी ने अपनी लार निगली और डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। फेंग यी विचार करने लगा और उसे अपने पिछले जीवन की याद आई। वह बस एक औसत व्यक्ति था जो घटनाओं के ज्वार में बह गया था, केवल आपदा को पार करने की उम्मीद के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसने अपने राष्ट्र के पतन और लोगों की पीड़ा को देखा और अंत में वह म्यूटेटेड बीस्ट से बच नहीं पाया। उसे निराशा में मरने की याद आई, गुस्से से भरा हुआ और बदला लेने की गहरी इच्छा के साथ। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, जैसा कि उसने सोचा कि शायद यही कारण था कि उसे सिस्टम द्वारा चुना गया था और ऑरा की रिकवरी से 1 साल पहले वापस लाया गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह जानते हुए कि इस समय ज्यादातर लोगों को आने वाले बदलाव के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। फेंग यी ने सिस्टम के फ्रैगमेंट्स को छुआ और फैसला किया कि वह अपने लाभ के लिए ऑरा के कारण होने वाली हर विसंगति का उपयोग करेगा। सिस्टम ने एक नई इवैल्यूएशन शुरू की। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं, क्योंकि सिस्टम ने उसे सूचित किया कि यह सफलतापूर्वक लिंक्ड हो गया था। एक नया रास्ता अनलॉक्ड हो गया था और अब अस्तित्व में हर चीज को मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका मिशन दुनिया को बचाने के लिए शक्तिशाली टेक्निक्स और एबिलिटीज को इकट्ठा करना और एक मजबूत कल्टीवेटर बनना था। मानवता पर एक अभूतपूर्व संकट आ गया है। इस संकट का हल अतीत में नहीं मिल सकता है। एकमात्र विकल्प अपनी ताकत से अनुकूलन करना है। शहर के लोगों को यही जानकारी दी गई थी। फोंग यी को छोड़कर सभी हैरान थे। जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसने कई नोटिफिकेशंस देखीं। वह समझ गया कि सरकार ने अजीबोगरीब घटनाओं की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया, बस लोगों को तैयारी करने के लिए कह रही थी। वह जानता था कि यह जिया नेशन का चेतावनी जारी करने का एक सटल तरीका था, क्योंकि पहले जिस तरह की रिपोर्ट्स को मिथ मानते थे वो इस तरह वायरल नहीं हो सकती थी। उसकी आंखें दुख से भर गईं जब वह अतीत को याद करने लगा। वह जानता था कि जिया नेशन का यह अप्रत्यक्ष और साइलेंट तरीका नागरिकों को शांत रहने और अपने देश पर भरोसा करने में मदद करता है। एक कठिन और स्लो मेथड था, लेकिन पड़ोसी देशों के केओस और गन फायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने उससे कहा था कि वह कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब था कि उसे उन जगहों पर जाना चाहिए जहां अनोमलीज हो रही थीं। उसका ध्यान फोन पर टिका हुआ था। यह नंबर एक ट्रेंडिंग न्यूज थी। चिंगचांग यूनिवर्सिटी में यूवी इंडेक्स ने सेंचुरी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस वजह से हीट वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें नए स्टूडेंट्स से सुरक्षा सावधानी बरतने और सनस्क्रीन का उपयोग करने का आग्रह किया गया था। स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज भी सेंसेशनलिस्ट एडवर्टाइजिंग का सहारा ले रही हैं। उन्होंने इसे गलत माना। यह निश्चित रूप से एक पेड टॉपिक था, क्योंकि इतनी गर्मी लोगों को मार सकती थी। फोंग यी ने आसमान की तरफ देखा और देखा कि वह बादलों से भरा था। फिर उसने यूवी मीटर एक्टिवेट किया और देखा कि वह 0 पर था। वह कुछ कंफ्यूज था, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा था कि मौसम इतना अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिंगचेंग यूनिवर्सिटी कार से सिर्फ 15 मिनट दूर थी। यूनिवर्सिटी के ऊपर एक धधकते सूरज की तस्वीरें प्रकाशित हुईं और स्टूडेंट्स को बताया गया कि नए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, लेकिन उन्हें हाई यूवी इंडेक्स के कारण उत्तर गेट से बचना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी प्रवेश द्वार खुले रहेंगे। फोंग यी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वह जानता था कि जब पहली बार अनोमलीज हुईं, तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मानते थे, और सिर्फ वही सच जानता था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, क्योंकि उसका पहला मौका आ गया था। फोंग यी ने कपड़े बदले और चिंगचेंग यूनिवर्सिटी चला गया। हर कोई छाता लिए हुए था। इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते गिर गए थे। हमारा लड़का चिंगचेंग यूनिवर्सिटी के उत्तर गेट पर गया।
जो सभी में सबसे कम भीड़ वाला था। वह जानता था कि इस जगह पर कुछ तो गलत था। आसमान से चमकदार राख गिरने लगी। जब स्टूडेंट्स जलने से बचने के लिए भाग रहे थे तो फोंगी का ध्यान उस पर था। वह बैठ गया और उसे छूने का फैसला किया। जैसे ही उसकी उंगली ने संपर्क किया, उसमें से एक तीव्र चमक निकलने लगी और सिस्टम ने बताया कि उसने यांग एट्रीब्यूट में एक तीव्र फ्लक्चुएशन का पता लगाया है, जिससे इसका डेटा टेम्पलेट अनलॉक हो गया है। ऊर्जा फोंगी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे भयानक दर्द हो रहा था। हमारे लड़के के शरीर से एक तीव्र चमक निकलने लगी। लोग अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखें ढक रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है और उन्हें लगा कि वे हेलुसिनेट कर रहे हैं। ऊर्जा फोंगी के कपड़े जलाने लगी, जिससे वह अपने दांत कसकर भींचने लगा। उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा और पागल होने लगा, ये नहीं जानते हुए कि सिस्टम ने संकलन पूरा कर लिया था या नहीं। उसे लगा कि वह मरने वाला है। संकलन पूरा हो गया और फोंगी को एक यांग एट्रीब्यूट टेक्निक, गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक मिली। बाद में ये चिंगचांग यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन का दिन है। हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रेशन एरिया में आती है। एक लड़का उसे उसका सूटकेस उठाने की पेशकश करता है। जल्द ही और लड़के उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन वह उन सभी को मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। वह पास के एक कपल को घृणा से देखती है, लेकिन फिर एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकती है, जिससे वह और दूसरे स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक लाउडस्पीकर पर एक आवाज सबको उत्तर गेट से दूर रहने के लिए कहती है। लड़की गंभीर दिखती है और यह देखने का फैसला करती है कि क्या हो रहा है। उत्तर गेट पर सुनहरी ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट पूरे क्षेत्र को रोशन कर देता है। धुएं से एक अंधेरा फिगर प्रकट होता है, जिससे एक शक्तिशाली फीलिंग आती है। वह गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें एक मजबूत सुनहरी रोशनी से चमकती हैं। एक स्क्रीन पॉपअप होती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने एक नई टेक्निक बनाई है और फुटशार्प पॉइंट्स कमाए हैं। लड़का स्क्रीन को देखता है और सोचता है कि ये पॉइंट्स किस लिए हैं। वह फैसला करता है कि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शायद बाद में उपयोगी होगा। समय बीतता है और अब रात हो गई है और आसमान में एक अजीब सा चांद है। फिर वह युवक अपनी नई ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करना शुरू करता है। अगले दिन आसमान में एक चमकीला सूरज है और एक नई ऊर्जा यूनिवर्सिटी में फैल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं कि जब वे उत्तर गेट की ओर भागते हैं तो आसमान एक सेकंड के लिए काला और ठंडा हो जाता है। वहां क्या हो रहा है यह देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यूनिवर्सिटी के डीन नाराज हैं और पूछते हैं कि किसी ने दूर रहने की चेतावनी क्यों नहीं सुनी। समूह भीड़ से होकर गुजरता है, जो उनके लिए रास्ता बनाती है, क्योंकि वे सबके केंद्र में जाते हैं। एक हुडेड व्यक्ति एक गंभीर लुक के साथ डीन को उत्तर गेट को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहता है। उसी क्षण एक सिस्टम फोंगी को बताता है कि उसने एक प्रदूषित क्षेत्र को साफ कर दिया है। उसे पता चलता है कि सरकार इन क्षेत्रों के बारे में पहले से ही जानती है और वह सोचता है कि क्या उसके जैसे और भी लोग हैं। लोगों को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होने के बारे में एक अलर्ट सुनकर युवक जानता है कि चीजें गंभीर हो गई हैं। स्टूडेंट्स वर्दी में लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वे सेना से हैं। एक छत से फोंकी देखता है कि डिस्टरबेंस को बहुत ध्यान मिल रहा है। अपनी लाल चमकती आंखों के साथ वह जाने का फैसला करता है और इमारत से कूद जाता है। नीचे रहस्यमयी हुडेड व्यक्ति जमीन पर चलता है, जो ऊर्जा से फटा हुआ है। हुडेड फिगर सावधानी से सीन को देखता है। यह व्यक्ति घुटने टेक कर जमीन को छूती है ताकि किसी भी शेष ऊर्जा को महसूस कर सके। फिर वह जो हुआ था उसे करीब से देखने के लिए जमीन का एक टुकड़ा उठाती है। हुडेड फिगर इसका अध्ययन करती है और महसूस करती है कि एक व्यक्ति ने ऊर्जा का कारण बना है। तभी अधिकारी स्टूडेंट्स को बाहर निकालना शुरू करते हैं, जबकि हुड में व्यक्ति दूर से देख रहा है। भीड़ में लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड यह सुनकर हैरान है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने यह किया। उसी क्षण वह एक फिगर को दूर कूदते हुए देखती है और सोचती है कि क्या यह उसका एक्स था, लेकिन वह जल्दी से उस विचार को दूर कर देती है। अपने ग्रेड्स के साथ वह कभी इस स्कूल में नहीं आ सकता। दूर फोंगी के घर पर सूरज डूबता है और रात हो जाती है। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ युवक शिकायत करता है कि ठंडे शावर के बाद भी उसका शरीर अभी भी गर्म है। गर्मी की वजह से उसे डर है कि उसे नींद नहीं आएगी। उसे यह भी चिंता है कि आज जो हुआ उसकी वजह से किसी ने उसे नोटिस किया होगा। फिर वह अपना फोन उठाता है और कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में
एक पॉपुलर न्यूज स्टोरी देखता है। युवक को याद आता है कि हर कोई इसे इंटरनेट पर सिर्फ एक मजाक मानता था। तभी उसे यूनिवर्सिटी में हुडेड लोगों की याद आती है और वह सोचता है कि वे एसोसिएशन से होंगे। उत्सुक होकर वह पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए न्यूज स्टोरी खोलता है। यह गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक के विभिन्न कल्टीवेशन लेवल्स को बताता है। कमेंट्स में लोग सोचते हैं कि यह एक मजाक है, लेकिन वह सोचता है कि क्या अनाउंसमेंट सच है। फोंगी सोचता है कि उसे अपने पिछले जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यह सब कभी नहीं पता था। अपने बिस्तर पर बैठकर वह कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में सोचता है और अपनी टेक्निक को फिर से आजमाने का फैसला करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपना ट्रेनिंग शुरू करने के लिए फोकस करता है। उस पल में वह पसीना बहाने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर एक मजबूत सुनहरी ऊर्जा बहती है। वह अपने कमरे में फ्लोट करना शुरू कर देता है, जो एक चमकदार सुनहरी चमक से घिरा हुआ है। उस पर एक रोशनी चमकती है। पहला कदम हेवन एंड अर्थ की शक्ति को धारण करने के लिए अपने शरीर को मजबूत करना है। वह सफलतापूर्वक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे एक डिवाइन एक्स का आकार देता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह शक्ति से भरा हुआ महसूस करते हुए मुस्कुराता है। सिस्टम उसे बताता है कि वह डूश लेवल तक पहुंच गया है और उसे 50 और पॉइंट्स देता है। लड़के को पॉइंट्स याद आते हैं और वह स्क्रीन पढ़ता है जिसमें लिखा है कि एक नया पाथ अब खुला है। सिस्टम बताता है कि कंपाइल्ड डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट में डालने के लिए पॉइंट्स का उपयोग किया जा सकता है। वह एक ऑब्जेक्ट में शक्ति डालने के विचार के बारे में सोचता है और मेज पर अपने मग को देखता है। वह अपने हाथ को मग की ओर बढ़ाता है जिसमें शक्ति की सुनहरी चमक होती है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह मग पर यांग एट्रीब्यूट डालने के लिए एक पॉइंट का उपयोग करना चाहता है। उसे पता चलता है कि यह किसी आइटम को एक विशेष शक्ति देने के लिए एन्चांट करने जैसा है। युवक सोचता है कि अगर वह किसी वेपन के साथ ऐसा करता है तो वह लड़ने के लिए उसका अपना विशेष आइटम बन जाएगा। वह फैसला करता है कि एक पावर्ड अप वेपन आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर वह लड़का अपनी शेल्फ पर एक छोटी सोर्ड ढूंढता है और उस पर शक्ति को आजमाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर टेस्ट काम करता है तो वह मॉन्स्टर्स के लिए तैयार रहने के लिए एक असली वेपन खरीदेगा। अचानक आधी रात में इमारत के बाहर एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींचती है। बाहर बड़े पंजों वाला एक काला क्रीचर फोंगी के अपार्टमेंट को देख रहा है। चमकती लाल आंखों के साथ अजीब क्रीचर अंधेरे में अपने नुकीले दांत दिखाता है। यह एक विशाल डिमोनिक रैबिट जैसा दिखता है और बिल्डिंग पर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर लड़के को कोई अंदाजा नहीं है कि खतरा आ रहा है। बिस्तर पर लेटा हुआ लड़का अपनी नई कल्टीवेशन टेक्निक से असहज महसूस करता है। अपनी लाल आंखों के साथ वह सोचता है कि वह आवाज कहां से आई, जो एक चूहे जैसी थी। वह सोचता है कि आवाज अंदर से या पाइप से नहीं है और ये एक पड़ोसी का पेट हो सकता है। लिविंग रूम से गुजरते हुए वह सोचता है कि अपनी बेहतर हीरिंग के साथ पड़ोसियों को सुनना सामान्य है। फिर वह लड़का अजीब आवाज को और अधिक ध्यान से सुनने के लिए अपनी हीरिंग को फोकस करता है, लेकिन वह जल्द ही महसूस करता है कि कुछ गलत है और अलर्ट हो जाता है। फोंगी दरवाजे पर जाता है और अंधेरे हॉलवे में उसी डरावने क्रीचर के सामने आ जाता है। हॉलवे में लाल आंखों वाला अजीब क्रीचर दिखाई देता है और उस पर घूरता है, हमला करने के लिए तैयार है। वह चौंक जाता है और म्यूटेटेड बीस्ट को पहचानता है। उसके पिछले जीवन की एक मेमोरी उसे डरा देती है। उसी समय रात में शहर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता है। यह दिखाता है कि दूसरे लोग भी खतरे के बारे में जानते हैं। एक इमारत के ऊपर एक लड़की शिकायत करती है कि उन्होंने अभी तक उस खरगोश को नहीं पकड़ा है जिसने एक रेयर फल खाया। अपने मुंह में एक लॉलीपॉप के साथ युवती मिशन के बारे में बहुत शांत और कॉन्फिडेंट लगती है। फिर वह अपनी टीम को उस टारगेट के बारे में अपडेट्स भेजते रहने का आदेश देती है जिसका वह शिकार कर रही है। उसके बाद रहस्यमयी लड़की चेज शुरू करने के लिए इमारत के ऊपर से कूद जाती है। बहुत तेजी से गिरते हुए वह बड़े शहर की इमारतों के बीच आसानी से चलती है। अचानक युवती म्यूटेटेड बीस्ट की शक्ति को महसूस करती है और महसूस करती है कि वह उसके करीब पहुंच रही है। अपनी चमकती आंखों के साथ वह आखिरकार क्रीचर को ढूंढती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। रहस्यमयी हंटर एक रूफटॉप पर जोर से उतरती है, अमेजिंग स्किल के साथ चलती है। एक इमारत के किनारे से नीचे दौड़ते हुए उसे टारगेट का पीछा करने का आदेश मिलता है, चाहे कुछ भी हो। एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ युवती बिना रुके अपना चेस जारी रखती है
एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते हुए वह चेतावनी देती है कि क्रीचर ने एक विशेष फल खाया है और वह इवॉल्व हो सकता है। तभी देर रात तक काम करने वाला एक आदमी अपनी खिड़की से कुछ तेजी से गुजरते हुए देखता है और बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह सोचता है कि क्या वह चीजें देख रहा है, लेकिन उसका बॉस उसे बस खड़े रहने के लिए चिल्लाता है। इस बीच हंटर 65वीं मंजिल पर चांद के सामने एक छाया की तरह खड़ी है। अपार्टमेंट में वापस फों की अजीब क्रीचर का सामना करता है जो उस पर चिल्लाता है। अपनी सुनहरी आंखों के साथ वह जानता है कि उसका शरीर बदल गया है और अब वह इससे बराबरी से लड़ सकता है। क्रीचर फिर अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन युवक अमेजिंग स्पीड से डॉज करता है। फोंग ही सोचता है कि उसका शरीर वास्तव में बदल गया है और अब वह अटैक्स को स्लो मोशन में देख सकता है। अपने हाथ में सन एनर्जी के साथ वह सोचता है कि एक म्यूटेटेड बीस्ट इतनी जल्दी यहाँ क्यों है। फिर उसे अपने पिछले जीवन की चीजें याद आती हैं और वह मॉन्स्टर का सामना करता है। लड़का जानता है कि क्रीचर अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है और नाइट इसे और मजबूत और एंग्री बनाता है। इसलिए वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे इसे रोकना होगा, वरना इमारत में हर कोई मर जाएगा। फोंगी क्रीचर को अपने हाथ से ऊर्जा से भरे हुए पकड़ने में कामयाब होता है। सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ वह लड़का बिना किसी डर के अजीब क्रीचर को काटता है। वह मॉन्स्टर को कसकर पकड़ता है और उसकी सुनहरी आंखें एक ठंडी फोकस्ड लुक के साथ चमकती हैं। फिर युवक क्रीचर को हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि इसकी पूंछ इसका कमजोर स्पॉट है। अपना मौका लेते हुए वह अपनी पूरी ताकत से जानवर की पूंछ पकड़ लेता है। फोंगी मॉन्स्टर को खिड़की के खिलाफ फेंकता है और वह फोर्स से टूट जाती है। अपने मुट्ठी को सुनहरा चमकते हुए वह एक शक्तिशाली पंच लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का ऊर्जा की एक बीम शूट करता है जो क्रीचर को सीधे हवा में मारती है। मॉन्स्टर फिर पूरी तरह से सुनहरी रोशनी की चमकदार बीम से ढक जाता है, लेकिन अजीब क्रीचर अपने पंजों से सुनहरी ऊर्जा को पकड़ता है और इसकी शक्ति लेने की कोशिश करता है। फोंगी तब महसूस करता है कि मॉन्स्टर उसकी यंग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वह लड़ता है। वह सोचता है कि सूरज की शक्ति बहुत मजबूत है और खरगोश सिर्फ खुद को नष्ट कर रहा है। जल्द ही एक सुनहरी एक्सप्लोजन मॉन्स्टर को ढक लेती है जो इतनी ऊर्जा को संभाल नहीं सकती। बगल की इमारत में एक कपल शोर से जाग जाता है और आदमी सोचता है कि क्या यह थंडर था। फिर वह जांच करने के लिए खिड़की पर जाता है, लेकिन बाहर कुछ भी अजीब नहीं देखता है। हमारा हीरो फर्श पर अपनी सुनहरी ऊर्जा के बचे हुए हिस्से से घिरा हुआ उतरता है। युवक सोचता है कि क्रीचर एक भूखे गोश्त की तरह था जो उसकी शक्ति को खाने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के बाद मॉन्स्टर की आंख फर्श पर गिर जाती है, जिससे एक अजीब काला धुआं निकलता है। एक गंभीर लुक के साथ वह क्रीचर के बचे हुए हिस्से को घूरता है जिसे उसने अभी अभी हराया है। बिना सोचे समझे लड़का आंख पर जोर से स्टॉम्प्स करता है, जिससे जानवर का बाकी हिस्सा कुचल जाता है। वह समझता है कि रात का क्रीचर उसकी विपरीत यांग टाइप पावर के लिए डेस्परेट था। युवक सोचता है कि अगर वह सामान्य होता तो मॉन्स्टर ने इमारत में हर किसी को आसानी से खा लिया होता। इसके साथ वह जानता है कि उसे आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए और टेक्निक्स सीखने की जरूरत है। रात की चांदनी में एक मिस्टीरियस गर्ल हवा में छलांग लगाती है जो किसी हंटर की तरह दिखती है। वह इनक्रेडिबल स्पीड से एक बिल्डिंग के किनारे से नीचे दौड़ती है। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचती है, मिस्टीरियस हंटर की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। रात के बीच में वहां खड़ी होकर वह सोचती है कि क्या किसी और ने उसके लक्ष्य को हरा दिया है। जमीन पर घुटने टेक कर वह देखती है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया है और वह नाइट एट्रीब्यूट को वापस पाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर के रिमेन्स को छूती है, वह वहां मौजूद गोल्डन एनर्जी से हैरान हो जाती है। फिर उस युवती को एक तेज गर्मी और एक जलती हुई पावर महसूस होती है, जिससे वह तुरंत पीछे हट जाती है। उस युवती को यूनिवर्सिटी गेट की एनर्जी याद आती है और वह समझ जाती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इस खोज के बाद लड़की एक गंभीर और दृढ़ नजर के साथ अपना कम्युनिकेटर चालू करती है। वह अपने बेस को बताती है कि लक्ष्य को एक पावरफुल नए फोर रनर ने एक स्पेशल एबिलिटी के साथ खत्म कर दिया है। उसके कम्युनिकेटर पर एक आवाज पूछती है कि क्या उसी व्यक्ति ने गेट को साफ किया था और खरगोश को मारा था। एक आदमी पुष्टि करता है कि उनके पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और एसोसिएशन को उसे भर्ती करना होगा। सिल्वर हेयर्ड लड़की योजना से सहमत है। फिर वह ध्यान से एनर्जी की छोटी लॉ को अपने कपड़ों पर एक कंटेनर में रखती है।
उसका बॉस उसे अपने अदर मिशन रोकने और नए फोर रनर को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। इस पर मिस्टीरियस हंटर शांति से अपने हाथ में पकड़ी हुई लॉलीपॉप को खोलती है। वह युवती कैंडी को अपने मुंह में रखती है और कहती है कि वह नए ऑर्डर को पूरी तरह से समझती है। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले लड़की कहती है कि उसे पहले आराम करने के लिए मिल्क टी चाहिए। कम्युनिकेटर पर एक आवाज सोचती है कि इतनी शक्ति वाला यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन हो सकता है। युवती इस बात से सहमत है कि प्रेसिडेंट सही थे और उसे इस पावरफुल मास्टर से मिलने की जरूरत है। फोंगी का दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता है। वह स्ट्रेच करता है, ट्रेनिंग के लिए तैयार। वह जानता है कि जल्दी उठना उसकी पावर के लिए अच्छा है, इसीलिए वह एक और सेशन के लिए तैयार होता है। फाइटर अपनी ब्रीदिंग मेथड का इस्तेमाल करता है, सुबह की सुनहरी एनर्जी लेता है। जैसे जैसे एनर्जी उसे भरती है, उसकी आंखें सुनहरी शक्ति से चमकने लगती हैं। वह गोस्ट एक्स रेल्म में प्रवेश करता है और टेक्निक की शक्ति महसूस करता है। एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी उसे चौंका देता है। उसे एहसास होता है कि वह फिर से स्ट्रॉन्गर हो रहा है। पावर उसके शरीर से होकर बहती है और वह इसे कंट्रोल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह एक टाइट फिस्ट बनाता है। अब उसके हाथ में एनर्जी महसूस करता है। वह अपनी की एक्स को समन करता है और देखता है कि वेपन बहुत हल्का महसूस हो रहा है। वह वेपन के हैंडल को कसकर पकड़ता है, अपनी नई स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए तैयार। योद्धा सुनहरी कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक शक्तिशाली हिट की तैयारी करता है। वह 2 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म में पहुंचता है, अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश करता है। उसकी आंखें अब सुनहरी लपटों से जल रही हैं, जो उसकी नई पावर दिखा रही हैं। इस बदलाव के बाद फोंगी का शरीर बहुत स्ट्रॉन्गर और टफर महसूस होता है। वह इतनी तेजी से स्ट्रॉन्गर हुआ क्योंकि उसने अपनी पिछली पावर अप से एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग किया था। फोंगी तय करता है कि अब से वह धीरे धीरे और सावधानी से एक एक कदम करके लेवल अप करेगा। लेकिन उसकी बढ़ती पावर काफी ध्यान खींच रही है, इसलिए उसे एक ज्यादा प्राइवेट जगह की जरूरत है। एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी हवा में कुछ अजीब महसूस करता है। वह सूरज की एनर्जी में बदलाव देखता है और सोचता है कि क्या यह फिर से वही नया लड़का है। फोंगी अपनी योजनाओं को जारी रखने के लिए एक नदी के पास एक शांत जगह ढूंढता है। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है और वह पुष्टि करता है कि वह अपने वेपन में एक स्पेशल क्वालिटी जोड़ेगा। उसे याद आता है कि उसने किसी और आइटम के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पावर को संभाल नहीं पाया। इस बार नया ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ काम करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। एक सिस्टम मैसेज पुष्टि करता है कि आइटम एनकोडिंग काम कर गया। अपने नए वेपन से उत्साहित होकर वह तुरंत इसकी अमेजिंग पावर का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। टेस्ट रिजल्ट उसे शॉक्ड कर देता है क्योंकि सोर्ड ने अविश्वसनीय पावर छोड़ी। ब्लेड से आसमान में एक विशाल सुनहरी लाइट की किरण निकलती है। वॉरियर अपनी सोर्ड को लपटों में लिए हुए जमीन पर उतरता है, पावर को अपने अंदर बहते हुए महसूस करता है। वह उस स्विंग से लगभग आग लगा देता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। अटैक से निकला धुआं बड़ा है, इसलिए वह जानता है कि उसे देखा गया है और उसे वहां से जाने की जरूरत है। एक लड़की उसके छोड़े हुए धुएं की तरफ तेजी से दौड़ रही है। वह शिकायत करती है कि वह एक पल के लिए दूर गई थी और उसने सब कुछ मिस कर दिया। अचानक युवा महिला रुक जाती है। वह देखती है कि नदी वास्तव में उबल रही है। एजेंट क्षतिग्रस्त इलाके के ऊपर से उड़ती है, ये सोचकर कि नए लड़के ने इस जगह का क्या किया। वह पहले से ही कल्पना कर सकती है कि उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि जब से वह आया है सब कुछ गलत हो गया है। तभी दूर एक सुनहरी फ्लैश उसकी आंखों को कैचेस करती है और वह क्यूरियस हो जाती है। हंटर जो महसूस करती है उसे शॉक्ड है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसकी पावर लेवल 1 स्टार से 2 स्टार्स तक बढ़ गई और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बनाया। एसोसिएशन के पास ऐसे केवल 2 ही वेपन हैं और उन्हें बनाने का तरीका पूरी तरह से झात नहीं है। लड़की सस्पिशियस हो जाती है, यह सोचकर कि उसे यह पावर अकेले कैसे मिली, लेकिन उसे लगता है कि वह गलत होनी चाहिए और वह उसके द्वारा की गई गंदगी को साफ करना शुरू करने का फैसला करती है। बहुत दूर फोंगी सोचता है कि उसके वेपन में अब यंग एट्रीब्यूट है, लेकिन उसे और चाहिए। सिस्टम किसी भी चीज को एनकोड कर सकता है, इसलिए वह ब्लेड में और क्वालिटीज जोड़ने की योजना बनाता है। अचानक उसका फोन बज करता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आया है जिसे वह नहीं जानता। वह प्राइवेट रहने के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और अब एक स्ट्रेंजर उसे पायोनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। वह यह जानकर शॉक्ड हो जाता है कि ऑफिशियल मेंबर्स
कम से कम गोस्ट एक्स रेल्म लेवल के होने चाहिए। स्ट्रेंजर एक नए पोल्यूशन जोन के बारे में बात करता है और उसे एक ग्रुप हंट के लिए इनवाइट करता है। वह लोकेशन पूछता है और स्ट्रेंजर उसे शैडो रिवर के लावा ड्रैगन के बारे में एक फाइल भेजता है। जोन में लावा और वही यांग एट्रीब्यूट है जो उसके पास है, तो फोंगी इनविटेशन स्वीकार करने का फैसला करता है। पिन्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूर एक ग्रुप ओल्ड ली के दोस्त के आने का इंतजार कर रहा है। एक मेंबर कहता है कि लड़की का मैप इतना अच्छा था कि वह आसानी से वहां पहुंच गया। ब्लॉन्ड गर्ल सभी को आने के लिए धन्यवाद देती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत है। वह कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और निराश है कि यहाँ के पायनियर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कल्टीवेशन एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ग्रुप है। ग्रुप में आना मुश्किल था और इसके लिए उसके परिवार को फेवर्स मांगनी पड़ी थी, इसलिए उसे फेल होना पसंद नहीं है। तभी एक्सप्लोरर्स में से एक न्यूबी को आते हुए देखता है और उसे उसके नाम फैंग से बुलाता है। फोंगी अपनी नई सोर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस करता है और ग्रुप में अपना परिचय देता है। एजेंट उसकी पावर से स्टार्टल्ड हो जाती है, लेकिन देखती है कि उसका ऑरा स्केरी नहीं बल्कि वार्म है। चूंकि टीम सभी वहां है, लीडर सिग्नल देता है और वे केव के एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। फोंगी पहले जाने का फैसला करता है और ब्लॉन्ड एजेंट को लाइट का ध्यान रखने के लिए कहता है। ग्रुप केव के माध्यम से चलता है और उनमें से एक फैंग को लूस रॉक्स के बारे में वार्न करता है। उन्हें अजीब लगता है कि जगह अभी तक बहुत गर्म नहीं है। फोंगी सोचता है कि टीम ने उसे कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और महसूस करता है कि इन मुश्किल समय में उनकी फ्रेंडशिप रियल है। फोंगी आगे बढ़ता रहता है और उसके पैरों के नीचे की जमीन का रंग बदलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि खतरा पास है। अचानक वे एक विशाल ओपनिंग पर पहुंचते हैं और अपने ठीक सामने लावा की एक उबलती हुई नदी देखकर अमेज्ड हो जाते हैं। बिना हिचकिचाए फैंग खतरे की तरफ दौड़ता है और ब्लॉन्ड एजेंट उसे इतनी रेकलेस न होने के लिए चिल्लाती है। सभी के आश्चर्य के लिए वॉरियर अपनी सोर्ड को लावा में डाल देता है। एक्सप्लोरर्स घबरा जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। एक फायरी एक्सप्लोजन टीम को पीछे फेंक देता है और फोंगी का सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है और जानकारी का एनालिसिस करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने अपनी सोर्ड को लावा में डुबोया, फोंगी के सिस्टम ने एनोमली का विश्लेषण किया, जिससे एक नई शक्ति सामने आई, इनर फ्लेम, जिसका आंतरिक तापमान बहुत ज्यादा था और उसमें एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज थीं। और स्कारलेट फ्लेम सोर्ड टेक्निक, जो ब्लेड के बाहर खींचते ही अपनी शक्ति को बाहर निकालती थी, उसे आग और लाइटनिंग से ढक देती थी। दृढ़ संकल्पित होकर फैंग यी ने अपनी सोर्ड को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें और ब्लेड आग्नेय शक्ति से दमक उठे। ये उसकी टैंक सोर्ड के लिए एक परफेक्ट टेक्निक थी। नीचे अदर एक्सप्लोरर्स, जो पिछले एक्सप्लोजन से पीछे हट गए थे, आश्चर्य से देख रहे थे कि फैंग यी आग के बवंडर में बेअनहार्म्ड खड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि उसका वेपन लावा की शक्ति को अब्सॉर्ब कर रहा था। फिर फैंग यी ने अपने स्क्रिप्ट पॉइंट्स का उपयोग करके स्कारलेट फ्लेम एट्रीब्यूट को अपनी सोर्ड में परमानेंटली एम्बेड कर दिया, जो अब एनर्जी से जल रही थी। जब आग शांत हुई तो उसके टीममेट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसे एक छोटा सा कल्टीवेशन एक्सीडेंट हुआ था और वह ठीक हो गया था। समूह यूफोरिक था। उन्होंने देखा कि गुफा की स्पिरिचुअल एनर्जी स्थिर हो गई थी। उनमें से एक ने इसे आसानी से अब्सॉर्ब कर पाने का जश्न मनाया, जबकि दूसरा, जो अपने कल्टीवेशन पाथ को शुरू करने वाला था, उत्साह से श्योया का नाम चिल्लाया। गोरी एजेंट श्योया ने उन्हें ट्रेन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि वह निगरानी कर रही थी, और टीम ने इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसे धन्यवाद दिया। यह दृश्य तब बाधित हुआ जब श्योया ने प्रवेश द्वार के पास कुछ आकृतियों का पता लगाया। उसने चेतावनी दी कि अन्य पायोनियर्स आ रहे हैं। 3 मांसपेशी वाले लोग अंदर आए, जिनका नेतृत्व एक आंख पर पट्टी और चमकती लाल आंखों वाले व्यक्ति कर रहा था, जिसने घमंड से घोषणा की कि रिसोर्स रिच जमीन अब उनकी है। श्योया चिंतित हो गई। उसने पहचाना कि तीनों न्यूकमर्स 1 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म पर थे, एक ऐसा लेवल जिसे उसकी टीम चैलेंज नहीं कर सकती थी। खतरे के बावजूद श्योया ने उनसे तर्क करने की कोशिश की। विनम्रता से कहा कि वे पहले आए थे और यहाँ तक कि उन्हें शामिल होने की पेशकश भी की। उसकी डिप्लोमेसी का तिरस्कार के साथ जवाब दिया गया। आंख पर पट्टी वाले लीडर ने उसके लो लेवल का मजाक उड़ाया और उन्हें चले जाने या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने का आदेश दिया। श्योया का चेहरा सख्त हो गया। उसने इस नए युग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कठोर वास्तविकता पर विचार किया, लेकिन ज़ेया नेशंस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में उसने फैसला किया कि वह इस इनजस्टिस की अनुमति नहीं दे सकती। जैसे ही टकराव बढ़ने वाला था,
फांग यी ने शाओया और हॉस्टाइल लीडर के बीच कदम रखा। अपनी सोर्ड को प्रज्वलित करते हुए उसने उस बड़े आदमी से कोल्डली पूछा कि क्या उसके पास एक युवा महिला को बुली करने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है। आंख पर पट्टी वाला लीडर दंग और स्पीचलेस रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग यी ने एक एकल डेवास्टेटिंग स्विंग किया, जिसने एक आग्नेय एक्सप्लोजन पैदा किया, जिससे तीनों एग्रेसर्स हवा में उड़ गए। हमले के बल से फैंग यी के अपने टीममेट्स भी अपनी मेडिटेशन से चौंक गए। उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का पालन करने वालों के कारण हुई ट्रेजेडीज याद थीं। वह जानता था कि ऐसे लोगों पर केवल ओवरवेलमिंग फोर्स ही काम करेगी। अपनी बात साबित करने के लिए फैंग यी ने राइवल लीडर के सामने अपनी ब्लेड को जमीन में गाड़ दिया। एक विशाल गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ उसने उन्हें कोल्डली भाग जाने का आदेश दिया। शक्ति के इस दूसरे प्रदर्शन से भयभीत होकर लीडर ने फैंग यी को एक मॉन्स्टर कहा और अपने आदमियों को भागने के लिए चिल्लाया, क्योंकि फैंग यी ने उन्हें भागते हुए देखा। उसके टीममेट्स दौड़कर पास आए, उसकी इनक्रेडिबल पावर को लेकर उत्साह से भरे हुए थे। फैंग यी मुस्कुराया, उसने इसे डिसमिस कर दिया और सुझाव दिया कि अब जाने का समय हो गया है। जैसे ही वे निकले, शाओया ने फैंग यी द्वारा दिखाई गई इमेंस पावर पर विचार किया। ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी शक्ति को रोक रखा था, वह आश्वस्त हो गई कि वह एक टॉप टियर पायोनियर है। उसे पता था कि उसे तुरंत अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस मेजर डिस्कवरी की रिपोर्ट करनी होगी। दृश्य स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के ऑफिस में बदल जाता है, जहां शाओया के साथ फोन पर बात कर रही एक महिला ने आश्चर्य से दोहराया कि एक और हाई एट्रीब्यूट पायोनियर सामने आया है। ऑफिस वर्कर घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया था, खासकर तब जब उसके पीछे एक इम्पोजिंग आदमी खड़ा था। उसने रिपोर्ट की पुष्टि करने के बाद ऑकवर्डली फोन काट दिया। युवा महिला ने खुशी से अपने ग्रे हेयर्ड सुपीरियर से पूछा कि क्या वे लकीली लगातार 2 हाई एट्रीब्यूट पायोनियर्स पा रहे हैं। हालांकि उसने ग्रिमली उसे ठीक किया कि लक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये समझाते हुए कि हर हाई एट्रीब्यूट इंडिविजुअल एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनने के लिए डेस्टिन्ड है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने उसे बहुत स्ट्रेस दिया। एक धूप वाली आकाश के नीचे फैंग यी शहर लौट आया। उसने खुद को एक कॉस्प्लेयर के रूप में डिस्गाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावरफुल प्रेजेंस और ऑथेंटिक सोर्ड ने केवल और अधिक ध्यान आकर्षित किया। उसकी चाल तब बाधित हुई जब उसने अपने फोन पर देखा कि गुफा की घटना की न्यूज पहले ही वायरल हो चुकी थी। उसने अपनी केयरलेसनेस के लिए खुद को डांटा, ये जानते हुए कि उसके इंटरनल फ्लेम का इरप्शन बहुत नोटिसेबल था। इस विचार को डिसमिस करते हुए कि उसके टीममेट्स उसे बिट्रे करेंगे, उसने एक और अधिक अर्जेंट मैटर पर ध्यान केंद्रित किया। उसके द्वारा अब्सॉर्ब्ड की गई मैसिव यांग एनर्जी उसे एक नई ब्रेक थ्रू की ओर धकेल रही थी। उसे तुरंत एक सिक्लूडेड प्लेस खोजने की जरूरत थी और वह बैक माउंटेन की ओर निकल पड़ा। 5 मिनट बाद उसी माउंटेन पर सू चिंग यिंग नाम की एक सिल्वर हेयर्ड युवा महिला, जो एक गार्डन रेस्टोरेशन एक्सपर्ट थी, ने एक सडन पावरफुल प्रेजेंस महसूस की। उसने एक मिनिएचर सन की तरह इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट देखा और कल्टीवेटर के 3 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म में ब्रेकिंग थ्रू होने के संकेतों को पहचाना। एनर्जी का स्केल उसे अस्टाउंड कर गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस रेल्म की ब्रेक थ्रू इतनी मॉन्स्ट्रस हो सकती है। ड्यूटी की भावना और रिकॉग्निशन की एक चमक से प्रेरित होकर उसने डिस्टर्बेंस की ओर दौड़ लगाई। इस बार मिस्टीरियस इंडिविजुअल को पकड़ने की कसम खाई। पहाड़ पर ऊंचाई पर फैंग यी अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उन्होंने भारी मात्रा में गोल्डन एनर्जी को अपनी ओर खींचा, जो उनके चारों ओर घूमने लगी और फिर उनके सिर के ऊपर एक उज्जवल सूरज जैसी गेंद बनाने लगी। जब वे हवा में मेडिटेट कर रहे थे तो उनके पीछे की शक्ति ने एक जटिल स्टार शेप्ड डिवाइन शेप का रूप ले लिया। गोल्डन एनर्जी उनकी त्वचा पर चमक रही थी और उनकी आंखें महान शक्ति से चमक रही थीं जब उन्होंने उस जंगली ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। अंत में शक्ति एक साथ आई, शुद्ध गोल्डन और लाइट ब्लू एनर्जी से बनी एक विशाल डिवाइन एक्स का रूप ले लिया, जो शक्ति के साथ क्रैकलिंग कर रही थी। इस बीच सू जिनयांग पहुंची और उस अद्भुत नजारे को देखकर अचानक रुक गई। वह पूर्ण विश्वास में देख रही थी, यह देखकर कि वह रहस्यमय व्यक्ति अभी अभी बनाई गई डिवाइन एक्स को चलाने वाला था। उनका नियंत्रण स्तर अविश्वसनीय था। उसने सोचा कि कोई इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी परफेक्ट स्किल और स्थिरता के साथ कैसे नियंत्रित कर सकता है। खुद से पूछ रही थी कि क्या यह आदमी सदियों से गुप्त रूप से ट्रेनिंग ले रहा था। यह दृश्य एक दर्दनाक याद वापस लाया।
सू जिनयांग को गोस्ट एक्स 2 स्टार लेवल में ब्रेक थ्रू करने की अपनी कोशिश याद आई। उनकी अपनी डिवाइन एक्स का दबाव उनके लिए बहुत अधिक था, जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया और उन्हें खून की उल्टी करा दी। इस कारण उन्हें पूरे 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। वह स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह विफल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मॉन्स्टर उस ब्रेक थ्रू को कैसे संभाल सकता है जो उनके ब्रेक थ्रू से इतना अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही वह करीब दौड़ी, वह और भी चकित रह गई। स्पिरिचुअल एनर्जी की भारी मात्रा, एक्स की हर चाल में परफेक्ट कंट्रोल और जिस तरह से शक्ति का हर एक अंश हजारों बार शुद्ध किया गया लग रहा था, यह सब उनके देखे गए किसी भी चीज से परे था। उन्होंने फैसला किया कि यह व्यक्ति सिर्फ एक अद्भुत मॉन्स्टर नहीं था, वह एक गॉड की तरह थे जो आकाश से नीचे आए थे। उन्होंने चीजें करने के उनके शांत और स्थिर तरीके पर भी ध्यान दिया। जब अधिकांश पायोनियर्स को लगता था कि एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो वे इसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते थे। हालांकि यह व्यक्ति एक पुराने समय के मास्टर की तरह गहरे अनुभव और एक मजबूत दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके विचार तब रुक गए जब विशाल फायरी डिवाइन एक्स हिलने लगी। उन्होंने ऑसम साइट को देखा जब वह एक उद्देश्य के साथ ईस्ट की ओर स्विंग हुई। अपनी शक्ति के शिखर पर फैंग यी की आंखें शुद्ध गोल्डन लाइट से जल उठीं, क्योंकि कच्चे ऊर्जा के क्रैक्स उनके चेहरे पर फैल गए। वह गोल्डन पावर के एक चकाचौंध भरे तूफान के अंदर तैर रहे थे, सफलतापूर्वक उस भारी मात्रा में एनर्जी को नियंत्रित करते हुए जिसे उन्होंने इवॉल्व करने के लिए इकट्ठा किया था। फिर एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया, आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए कि वह सफल हो गए थे। वह गोस्ट एक्स रियल्म 2 स्टार तक पहुंच गए थे। नई डिवाइन एक्स पृथ्वी पर गिरी, अपनी सारी शक्ति को एक विशाल शॉक वेव में जारी किया जिसने पहाड़ को चीर दिया। सू जिनयांग शक्तिशाली ब्लास्ट में फंस गई और उसे गोल्डन एनर्जी की लहर के खिलाफ खुद को स्थिर रखना पड़ा। बची हुई शक्ति जंगल के माध्यम से एक विशाल रास्ता काटकर फीकी पड़ गई, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो रहस्यमय आदमी पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका था। प्रयास और अपनी निराशा से जोर से सांस लेते हुए सू जिनयांग विश्वास नहीं कर सकी कि वह उसे फिर से चूक गई थी, खासकर जब वह सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंची थी। एक चिंताजनक विचार उनके मन में आया। उन्हें जरूर पता होगा कि वह उनका ट्रैकिंग कर रही थी। उन्हें चिंता थी कि अगर उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल रहा तो उन्हें रिक्रूट करने का उनका मिशन असंभव हो जाएगा। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, वह रुक गई। अचानक एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने विनाश के रास्ते से दूर देखा और एक विशाल पुराने पेड़ की ओर देखा जो अब एक नरम बची हुई गोल्डन लाइट से चमक रहा था। सर्टेनिटी की एक नई भावना के साथ उन्होंने खाली दिखने वाले जंगल में आवाज लगाई, उन्हें सीनियर कहकर बुलाया और पूछा कि क्या वह अभी भी उस क्षेत्र में है। जंगल की शैडोज से फैंग यी दिखाई दिए। उनके हुडेड बॉडी से एक शांत कॉन्फिडेंस आ रहा था। उनकी ग्लोइंग रेड आईज सू जिनयांग पर थीं। वह तुरंत जान गए कि वह वही व्यक्ति थीं जो पिछले कुछ दिनों से उनकी जांच कर रही थीं। यह देखकर कि उन्हें ढूंढ लिया गया था, सू जिनयांग अपनी जगह पर खड़ी रहीं और ठीक से अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वह फायरफ्लाई स्क्वाड की कैप्टन थीं, जो सीएन नेशन के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का एक हिस्सा थी और नेशन के पहले पायोनियर्स में से एक थीं। एसोसिएशन की ओर से उन्होंने उन्हें उसमें शामिल होने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह 2 डेज से उनका पीछा कर रही थीं और उम्मीद की कि उनके तरीकों ने उनके बारे में बुरा नहीं सोचा होगा। जब वह बोल रही थीं, फैंग यी शांत रहे और उनके चेहरे को उनके हुड के नीचे पढ़ना मुश्किल था। सू जिनयांग ने आगे कहा कि हालांकि पब्लिक को अभी तक नहीं पता था, एसोसिएशन के लिए सभी आधिकारिक पेपर्स तैयार थे। हालांकि अंदर वह बहुत नर्वस थीं, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रही थीं और चिंता कर रही थीं कि क्या वह उन्हें परेशान कर रही थीं या उस शक्तिशाली आदमी को गुस्सा दिला रही थीं। वह जानती थीं कि उन्हें नरम और सम्मानजनक आवाज में बोलना होगा। उनकी सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध स्पीच को फैंग यी के सरल सीधे सवाल से काट दिया गया। मैं क्यों शामिल हो जाऊं? सीधे सवाल ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वह एक पल के लिए हकला गईं, क्या कहना है, इस पर घबरा गईं। उन्होंने तुरंत देखा कि खाली अच्छी बातें इतने समझदार व्यक्ति के खिलाफ बेकार होंगी। सच ही उनका एकमात्र विकल्प था। खुद को संभालते हुए उन्होंने समझाया कि एसोसिएशन किस लिए था। उन्होंने उन्हें बताया कि जिया नेशन सभी शुरुआती पायनियर्स को इकट्ठा करना और एकजुट करना चाहता था, ताकि उन्हें एक संगठित रास्ते पर मार्गदर्शन मिल सके और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी मिल सके। वह जानती थीं कि अभी ग्रोथ गड़बड़ थी और एक एसोसिएशन उनके जैसे फ्री स्पिरिट के लिए एक केज जैसा महसूस हो सकता था।
लेकिन उन्होंने उनसे बड़ी तस्वीर देखने के लिए कहा। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक महान वापसी आ रही थी और उन्हें भविष्य के अज्ञात दुश्मनों का सामना करने के लिए सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत होगी। उनके भावुक स्पीच को सुनने के बाद फैंग यी लापरवाही से एक पेड़ के सहारे